और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में कांग्रेस की एक और लिस्ट आ गई है। 5वीं लिस्ट में कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। उकलाना से नरेश सेलवाल कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, जबकि नारनौंद से जसवीर सिंह को कांग्रेस का टिकट मिला है। तो अब 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है, यानी कुल 88 सीटों के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। सोहना और भिवानी ये 2 सीट हैं जहां पर ऐलान होना अभी बाकी है। 88 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। और कुल मिलाकर बड़ी बात यह कि हरियाणा में कोई भी कांग्रेस का सांसद इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा है। तो 2 और लोगों के नाम सामने आ गए। इस तरीके से कुल 88 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कांग्रेस की तरफ से कर दिया गया है। 2 जो सीटें बच रही हैं, खबर हमें यह मिल रही है कि दरअसल उनमें से 1 सीट समाजवादी पार्टी को और 1 सीट दी जा सकती है वामपंथी दल को, यानी 2 सहयोगियों के लिए सीट कांग्रेस छोड़ सकती है। हालांकि आम आदमी पार्टी के साथ तो गठबंधन नहीं हो पाया, लेकिन समाजवादी पार्टी और लेफ्ट को 1-1 सीट कांग्रेस दे सकती है हरियाणा में। ये 5वीं लिस्ट भी देखिए कांग्रेस की आ गई है। 2 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया, जिससे लेकर अपडेट एक ये आ रहा है कि यहां पर कांग्रेस अपने सहयोगियों को टिकट दे सकती है, यानी कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं वो यहां से चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा के लिए कांग्रेस की एक और लिस्ट आ गई है। अब 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन खबर यह हमें मिल रही है कि शायद यहां पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी और लेफ्ट को मौका दे, यानी उनके उम्मीदवार यहां पर चुनाव लड़ेंगे। उकलाना से नरेश सेलवाल को टिकट दिया गया है। अभी जो 2 लोगों की लिस्ट सामने आई है उसके बारे में भी हम आपको बता दें, जबकि नारनौंद से जसवीर सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। हरियाणा के लिए लगभग तमाम सीटों के लिए अब कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों का नाम का ऐलान हो चुका है। मेरे साथ जैनेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैनेंद्र, एक बात बताइए, जैसे 2 जो अब सीटें रह गई, कुल 88 तो हो गए, तो क्या ये सहयोगियों के लिए सीटें रखी गई हैं, ये तय है? बिल्कुल अखिलेश, सोहना सीट समाजवादी पार्टी मांग रही थी। संभवतः सोहना सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। हालांकि ये सिंपल होगा, हालांकि ये देखना होगा कि क्या प्रत्याशी भी समाजवादी पार्टी का होगा या फिर कांग्रेस के पास दरअसल वहां पर एक उम्मीदवार है, तो कांग्रेस ये ऑफर कर सकती है कि उम्मीदवार हमारा, सिंबल आपका। क्या ये फॉर्मूला काम करेगा? और भिवानी सीट जो है वो संभवतः लेफ्ट पार्टी को दी जा सकती है। 90 में से 88 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 2 जो बच गई है, सोहना और भिवानी, पूरी तरीके से यह संभव है कि वो समाजवादी पार्टी और लेफ्ट से उन सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएं, क्योंकि इंडिया अलायंस के तहत कोशिश हुई थी कि आम आदमी पार्टी लेफ्ट और समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन करे। आपसे बात नहीं बन पाई, लेकिन समाजवादी पार्टी और लेफ्ट के साथ अभी भी बातचीत चल रही है और अब से कुछ देर में यह स्पष्ट हो जाएगा कि सोहना से समाजवादी पार्टी किसे उम्मीदवार बना रही है और भिवानी सीट से लेफ्ट किसे मौका दे रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने अपनी सभी 88 सीटें अनाउंस कर दी हैं और सबसे बड़ी खबर यह है कि कुमारी सैलजा विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ने जा रही हैं, जबकि वो खुल करके कई बार ये इच्छा जता चुकी थी कि वो इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं। लेकिन पहले ही कांग्रेस के जो हरियाणा प्रदेश के प्रभारी हैं दीपक बावरिया, उन्होंने 2 टूक कह दिया था कि सांसदों को टिकट नहीं मिलेगा, जिस सांसद को लड़ना है वो आला कमान से बात करे। और आखिरकार सांसदों को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। कैथल सीट से रणदीप सुरजेवाला जो राज्यसभा सांसद हैं वो लड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी जगह उनके बेटे आदित्य सुरजेवाला को कांग्रेस ने टिकट दिया है। और उकलाना सीट, आखिरी में जो 2 सीटें बची हुई थी उन पर सस्पेंस इसलिए था सैलजा को लेकर, क्योंकि उकलाना सुरक्षित सीट है और अनुमान लगाया जा रहा था शुरुआत में कि अगर सैलजा चुनाव लड़ेंगी तो वो उकलाना सीट हो सकती है। लेकिन सैलजा को तो टिकट नहीं ही दी कांग्रेस ने। सैलजा जिस अपने करीबी के लिए टिकट मांग रही थी, कांग्रेस ने उनकी भी नहीं सुनी और उकलाना सीट से नरेश सेलवाल। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़े बयान की बात अब हम करेंगे। ये बयान दिया गया है चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की तरफ से। बिहार की शराबबंदी पर कड़ी टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, अगर जन सुराज की सरकार आती है तो शराबबंदी को मिनटों में हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शराबबंदी से बिहार को हर साल 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, जो शराब माफिया, भ्रष्ट अधिकारी और नेताओं की जेब में जा रहा है। सरकार बनी तो मिनटों में शराबबंदी हटाई जाएगी, चाहे महिला हमें वोट दें या ना दें। तो प्रशांत किशोर की तरफ से एक बड़ी बात कही गई है। आपको पता है बिहार में शराबबंदी है, दरअसल नीतीश कुमार ने यह शराबबंदी लागू की। इस पर यह बयान प्रशांत किशोर का सुनिए आप भी। जैसे ही आएंगे 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को हटा देंगे।
इससे बड़ा फर्जी कोई कानून इस राज्य में लागू नहीं हुआ। ये पूरी तरीके से फर्जी कानून है। शराबबंदी के नाम पर शराब का दुकान बंद, होम डिलीवरी चालू, घर घर में शराब बिक रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। और इस गरीब बिहार के लोगों का 20,000 करोड़ रुपया, याद रखिए, हर साल गरीब बिहार का 20,000 करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है। तो जल सुराज का बिल्कुल खुला मत है। लोग कहता है भैया शराबबंदी हटाने के लिए कहिएगा तो महिला वोट नहीं देगी। वोट मिले या न मिले, ये समाज के हित में नहीं है। इसलिए जल सुराज की व्यवस्था बनेगी तो मिनटों में शराबबंदी को हटा दिया जाएगा। मेरे साथ इस वक्त शशांक जुड़ गए, मेरे सहयोगी, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। देखिए शशांक, शराबबंदी सही है गलत है, इस पर तमाम तरह की चर्चाएं वहां पर होती रहती हैं, लेकिन ये एक बड़ी सच्चाई है कि वाकई में राजस्व का नुकसान तो हो रहा है। शराब माफिया, भ्रष्ट अधिकारी हो, नेता हो, उनकी जेब गर्म होती है। ऐसे में प्रशांत किशोर का जो ये बयान है उसे कैसे वहां लिया जा रहा है? देखिए, शराबबंदी को बिहार सरकार ऐतिहासिक फैसला बताती है। नीतीश अपनी पीठ थपथपाते हैं कि अपराध में भी कमी आई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशांत किशोर मुद्दा उठा रहे हैं कि राजस्व का नुकसान हो रहा है, तो वो भी बात सही है। शराबबंदी बिहार में है, लेकिन आए दिन जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। आरोप लगता है कि घर घर शराब की होम डिलीवरी होती है। जो बेरोजगार युवा है उनको इस धंधे में लगा दिया गया कि जब घर घर जाके शराब सप्लाई करो। पुलिस वालों पे आरोप लग रहा है कि वो लोग वसूली करते हैं। जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको जेल में बंद किया जा रहा है, पिछड़े समाज के जो लोग हैं शराबबंदी के नाम पर। तो ये फैसला जो है शुरू से सवालों के घेरे में है। और क्या अब ये चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, अब ये भी देखना होगा। प्रशांत किशोर लगातार इस मुद्दे पे सरकार को घेर रहे हैं, कमियां गिना रहे हैं, अपने तरफ से हर बात रख रहे हैं, लेकिन शराबबंदी का जो मुद्दा है वो आरजेडी पे भी निशाने पर है। भले बीजेपी इस मुद्दे पे चुप्पी साधी हुई है। तो आगामी चुनाव में बिहार में ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। और हाँ, क्या शराबबंदी से फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, इसका भी मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। देखिए शशांक, शराबबंदी को लेकर वहां पर तमाम तरह की बातें बिहार में कही जाती हैं। कई नेता हों या अलग अलग दल के लोग हों, इसकी मुखालफत करते हैं, लेकिन दबी जुबान से करते हैं। लेकिन यह सच्चाई वहां पर है जो जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि जिस उद्देश्य के साथ इसे लागू किया गया था उसकी तो प्राप्ति होती नहीं दिख रही है, क्योंकि बिहार में आज भी धड़ल्ले से शराब की होम डिलीवरी हो रही है। जी बिल्कुल, जिस उद्देश्य के साथ इसको लागू किया गया था 2016 में, तो शुरुआती दिनों में तो सफलता मिलती दिखी, लेकिन उसके बाद से जमीन पर यह मजबूती से लागू हो नहीं पाया। आए दिन जहरीली शराब से लोगों की मौत की बात सामने आती है। जो चोरी छुपे लोग शराब बेचते हैं या जो होम डिलीवरी का आरोप लगता है, उससे रोक नहीं लग पा रही है। तो यही एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों नहीं जमीन पर सफलता मिल रही है। क्या ठोस कानून नीति बनाने की आवश्यकता है, इस पे सरकार को विचार करना होगा। लेकिन अगले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा जरूर बिहार में बनने जा रहा है कि क्या इसको जारी रखा जाए या नहीं रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक इस जानकारी के लिए आपका। तो शराबबंदी का कोई फायदा नहीं, शराब माफिया के हाथों का खिलौना बनते जा रहे हैं युवा। ये तमाम बातें प्रशांत किशोर की तरफ से कही गई हैं। और अब बात उत्तर से दक्षिण तक बाढ़ और बारिश के आफत की कर लेते हैं। उत्तर से दक्षिण तक जल से रण। जी हां, तस्वीर तो करीब करीब यही है। आप देखिए, सितंबर में आसमान से बारिश आफत बनकर बरस रही है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में हाल बेहाल है। नदियां उफान पर हैं, लापरवाही चरम पर है। वहीं राजस्थान की बात करें तो बारिश ने सिस्टम की पोल खोल दी। जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। यूपी में भी बादल जमकर बरसे, पानी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। दिल्ली में आज बारिश का येलो अलर्ट है। हालांकि बीती रात से ही दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की बात करें तो बाढ़ का पानी तो यहां कम हुआ, लेकिन लोगों की मुसीबतें कम नहीं हो पाई हैं। पानी के प्रहार की और भी तस्वीरें विस्तार से आपको दिखाएंगे। सड़क पर बहते बरसाती नाले में आप देखेंगे कि दो बाइक सवार फंस जाएंगे। पानी की तेज रफ्तार में दोनों ने पहले अपनी बाइक को बचाने की खूब कोशिश की, लेकिन जल प्रहार के आगे किसी की एक ना चली। देखिए तस्वीर जरा। बाइक समेत दोनों युवक पानी की तेज धार के साथ बहने लगे। यह देखिए किस तरीके से ये दोनों युवक भी इस पानी के तेज प्रवाह में बहने लगे थे। गनीमत यह रही कि दोनों युवक तैरना जानते थे, जिसके चलते कुछ दूर तक बहने के बाद दोनों पानी से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। घटना के बाद पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है, जिससे कोई और भी तेज रफ्तार से बहते पानी को पार करने का प्रयास ना करे। लेकिन ये लोगों की खुद की अपनी सोच भी होनी चाहिए कि जिन इलाकों में ऐसे हालात हैं वहां आप जान जोखिम में ना डालें।
आप देख रहे हैं पानी का ये बहुत ही तेज प्रवाह नजर आ रहा है और इससे गुजरने का प्रयास ये युवक कर रहे थे बाइक समेत। तो दुर्घटना हो गई, पहले बाइक फिसली और बाइक को इन्होंने बचाने की कोशिश की, नहीं बचा पाए, दोनों कूद पड़े। आप देख रहे हैं किस तरीके से दूसरा युवक भी पानी में बह गया। हालांकि इन दोनों को तैरना आता था, लेकिन चूंकि पानी की जो गति है, जो प्रवाह है, बहुत तेज है, ऐसे में कोई हादसा भी हो सकता था। मध्य प्रदेश के ही अब कटनी की बात कर लें। यहां पर लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कटनी के धीमाखेड़ा इलाके की निचली बस्तियां पानी में डूब चुकी हैं, लोग परेशान हैं, वहीं नदियां भी उफान पर हैं। लोग लापरवाही से लेकिन बाज नहीं आ रहे। इसके पहले की तस्वीर आपने देखी थी, अब यह तस्वीर भी जरा देखिए। जान जोखिम में डालकर लोग रेलवे ब्रिज से नदी में छलांग लगाते हुए आपको नजर आएंगे। ये देखिए, ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल भी है, लेकिन जहां अथाह पानी है वहां पर इस तरीके से ये छलांग लगाना, ये मौत की छलांग भी साबित हो सकती है। तो कटनी में बारिश से जलभराव है, हर तरफ पानी ही पानी है, लोगों के घर बार, मंदिर, दुकान सब जलमग्न है। और दूसरी तस्वीर वो जब लोग कुछ इस तरीके से स्टंट करते हुए नजर आते हैं जिसकी बड़ी कीमत कई बार जान देकर चुकाते हैं। उफनती नदी से खिलवाड़ करता हुआ देखिए एक युवक नजर आया है। अब आपको दमोह लिए चलते हैं। बारिश के बाद यहां पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं, लेकिन लोग अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। यहां भी कुछ ऐसी तस्वीर दिख रही है। झापन इलाके में नदी के उफान पर आने के चलते प्रशासन ने पुल पर आवाजाही को बंद कर रखा है, लेकिन आप देखिए जरा कैसे एक बस भी गुजर रही है। इसके पहले आप देख रहे थे एक बाइक वाला निकल रहा था उधर से। नदी के पुल पर कुछ लोग खुद को खतरे में डालकर टाइम पास करते भी नजर आए। ये देखिए तमाशबीनों को, ऐसा लग रहा है कि मानो किसी टूरिस्ट प्लेस पर ये लोग पहुंचे। बड़ी संख्या में लोग इस पुल पर मौजूद और मोबाइल कैमरे के साथ कोई सेल्फी लेता हुआ दिख रहा है, कोई रील बनाता हुआ नजर आ रहा है। इन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि अगर थोड़ी सी भी चूक हुई जान जा सकती है। आप देख रहे हैं कितना ज्यादा पानी है। दमोह में बारिश से हाल बेहाल, लेकिन ये जो लोग हैं ऐसा लग रहा है जैसे नासमझ हो बिल्कुल। एक बस वाले गुजरा, देखिए इनकी करतूत भी आपके सामने है। पूरी बस लेकर ही वहां से गुजर गए, जबकि प्रशासन की तरफ से कह दिया गया है कि इस पुल का इस्तेमाल ना करें। अब हम आपको राजस्थान लिए चलते हैं, जहां सवाई माधोपुर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लगातार बारिश के चलते कई कॉलोनियों में पानी भर चुका है, सड़कें जलमग्न हैं। जिला प्रशासन ने छुट्टियां घोषित कर दी हैं स्कूलों में। सवाई माधोपुर में इस बार बारिश ने दरअसल पिछले 13 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाईवे पर पानी आ चुका है, लोगों के घर बार देखिए, जो गलियां हैं, जो सड़कें हैं, हर तरफ पानी ही पानी। ये आप देख रहे हैं तस्वीर, यहां पर कई लोगों के जो घर हैं, घर का जो निचला हिस्सा है यानी ग्राउंड फ्लोर, वो डूब चुका है। कई कार पानी में डूब चुकी है। और ये देखिए घर के सामने का दृश्य, जहां पर सड़कें कुछ इस तरीके से जलमग्न है। हम आपको सवाई माधोपुर से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जैसा कि बरसाती दौर चल रहा है, बरसाती दौर के चलते सवाई माधोपुर के विभिन्न कॉलोनी में आज सुबह 5 बजे से लगातार 3 घंटे की बारिश के बाद पानी भर गए। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह यहाँ कॉलोनी में पानी भरा और यहाँ SDRF NDRF की टीम, जिला कलेक्टर ने अलर्ट जारी करते हुए स्कूलों की भी छुट्टी कर दी है और यह जो टीमों को भेजा है उसके माध्यम से मकानों में जो लोग फंसे हुए उनको निकाला। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि JCB से लोगों को यहाँ निकाला गया है और जो इनके जो मकान है नालों के किनारे बने हुए थे उनमें से निकाल के और इनको सुरक्षित जगह पहुँचाने का कार्य NDRF SDRF टीम कर रही है। आवासीय कॉलोनी तरबदर होगी और तरबदर होने के बाद जिला प्रशासन की भी सांसें फूली है, क्योंकि एक करीब 20 साल का रिकॉर्ड इस बारिश ने तोड़ा है। जहाँ बड़े बुजुर्गों ने कॉलोनी में पानी नहीं देखा, वह आज तरबदर है। लोग घरों से निकल नहीं सकते और यहाँ पर जो पानी है करीब 2-2.5 फुट कॉलोनी जो सड़कों पे लबालब पानी भरा हुआ है। जो इसके अलावा रणथंभौर नेशनल पार्क को जाने वाली जो सड़क है वह भी लगभग पूरी तरह बंद है। लालसोट कोटा मेगा हाईवे है वो पूरी तरह बंद हो गया, क्योंकि सूरवाल डैम से जाने वाला पानी है जो उसके बाद जो सूरवाल में जो मेन सड़क है हाईवे उसको क्रॉस करते हुए करीब 3 फीट का पानी है। इस पर भी कलेक्टर ने अलर्ट जारी किया है और एहतियात बतौर लोगों को आने जाने के लिए मना कर दिया गया है। ABP न्यूज़ लोकेश टटवाल, सवाई माधोपुर।
तो बारिश कैसे मुसीबत बनी हुई है उसकी वानगी ये तस्वीरें हैं। आप देख पा रहे हैं बारिश के बाद शहरी इलाकों में क्या हाल हो जाता है। सड़कों पर हर तरफ पानी, लोगों के घर में पानी घुस गया है, गलियों में जलभराव है। जेसीबी की मदद से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया तो जा रहा है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा फायदा इसलिए नहीं होता है, उनकी अपनी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जरूरत इस बात की है कि प्रशासन बड़ी संख्या में वहां पर और भी राहत कर्मियों की तैनाती करे ताकि जल्द से जल्द लोगों तक मदद पहुंच सके। और अब राजस्थान के बारां की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। यहां पर देवरी कस्बे में बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश के कारण देवरी कस्बे से गुजर रही पलको नदी उफान पर है और इसी के चलते कई घरों में पानी घुस गया। ये देखिए, ये घरों के बीच से पानी कुछ इस तरीके से गुजर रहा है तेज गति में। ऐसा लग रहा है कि मानो नदी के बीच जाकर लोगों ने अपने घर बना लिए हैं। क्या आप देख रहे हैं, हर तरफ पानी ही पानी। गलती से भी कोई व्यक्ति, किसी का पैर फिसल जाए तो इस पानी में बह भी सकता है। पानी की जो गति है वो बहुत तेज है, बहुत ही तेज प्रवाह यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस पानी का। बारां के देवरी का हाल आपके सामने। अब आपको धौलपुर लिए चलते हैं। यहां भी कमोबेश उसी तरह की स्थिति है। बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर चुका है। मचकुंड सरोवर दरअसल यहां पर है, वो पूरी तरीके से लबालब है। दिखाते हैं आपको तस्वीर, ये देखिए। तो मचकुंड सरोवर में आप देख रहे हैं पानी किस कदर भर चुका है। जो ऊपर की सीढ़ी यहां पर है वो तक ढक चुकी है पानी से। राजस्थान का धौलपुर, जहां पर मूसलाधार बारिश के बाद आप देख पा रहे हैं किस तरीके के हालात बने हुए हैं। उधर सिरोही की बात की जाए, राजस्थान में ही ये जगह जहां पर लोगों की परेशानियां देखने को मिल रही हैं कुछ इस तरीके से। लैंडस्लाइड ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। सिरोही में ये नेशनल हाईवे है जहां पर आप देख रहे हैं पहाड़ से चट्टानी मलबा गिरा और आवाजाही पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। लैंडस्लाइड के वक्त सड़क पर वहां से कोई गाड़ी गुजर नहीं रही थी, वरना अगर उसकी चपेट में आ जाती गाड़ी तो लोगों की जान जा सकती थी, बड़ा हादसा हो सकता था। लैंडस्लाइड की सूचना पाकर मौके पर NHAI की टीम भी पहुंची और मलबे को देख रहे हैं आप, थोड़ा सा हटा दिया गया है ताकि ये रास्ता खुल जाए। शिमला में मस्जिद विवाद पर आज भी तनाव की स्थिति है। शिमला में व्यापारियों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। व्यापारियों ने शिमला बंद का आह्वान किया है। कल लाठीचार्ज के विरोध में यह प्रदर्शन हुआ। आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इस बात से वहां के जो व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, वो भी नाराज हैं। आज दोपहर 1 बजे तक बाजार बंद रखने का फैसला किया गया था। तो व्यापारियों का प्रदर्शन अब शुरू हो गया है। ये तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई वहां से शिमला से। तो आप देख रहे हैं शिमला व्यापार मंडल लिखा हुआ है इस बैनर के तले। इन लोगों ने आज प्रदर्शन किया है। आइए मैं आपको शिमला लिए चलता हूं। सचिन हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन, दो तस्वीरें जो दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, एक तरफ तो बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है, दुकानों का शटर डाउन है, दूसरी तरफ व्यापारी नजर आ रहे हैं बड़ी संख्या में प्रदर्शन करते हुए। जी देखिए, शिमला व्यापार मंडल के द्वारा ये प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। पिछले कल जो लाठी चार्ज हुआ है, आप देख सकते हैं हाथ में बैनर है शिमला व्यापार मंडल का। संजौली में पुलिस द्वारा हिंदुओं के ऊपर किए गए लाठी चार्ज के विरोध में प्रदर्शन। तो SP शिमला की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। पिछले कल जो मस्जिद की तरफ जो चार्ज कर रहे थे जो हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता, उनके ऊपर पुलिस ने लाठियाँ चलाई थी, क्योंकि
तनावपूर्ण स्थिति हो गई थी वहाँ, और मस्जिद तक पहुँचने से रोकने के लिए पुलिस को जो है वो बल प्रयोग करना पड़ा था जो हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता थे उनके ऊपर। तो अब ये व्यापार मंडल की तरफ से अब ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम दुकानें जो हैं दोपहर 1 बजे तक बंद हैं। ये शिमला का लोअर बाजार है जहाँ से ये तमाम व्यापार मंडल के कार्यकर्ता जो हैं गुजर रहे हैं इस वक्त, और नारेबाजी कर रहे हैं, एसपी शिमला की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। और जो लाठीचार्ज हुआ बेसिकली पिछले कल जो हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के ऊपर, उसके खिलाफ ज़्यादा गुस्सा जो है वो व्यापारियों में है, और शिमला में ये 1 बजे तक का बंद है। अब देखना यह है कि इसके बाद क्या बातचीत जो है प्रशासन के साथ व्यापारियों की होती है, क्योंकि कार्रवाई की मांग जो है ये व्यापारी जो है कर रहे हैं। और हालांकि ये साथ में ये भी कर रहे हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो बना रहना चाहिए। शिमला का जो है ये व्यापार मंडल के जो लीडरशिप है वो ये कहती हुई नज़र आई है कि कम्युनल हार्मनी जो है वो बनी रहनी चाहिए शिमला में जो है। पर आज ये प्रदर्शन पिछले कल के लाठीचार्ज के खिलाफ है। जिस तरीके से पिछले कल पुलिस ने जो है संजौली में भीड़ को जो है कंट्रोल करने के लिए जो मस्जिद की तरफ चार्ज कर रही थी भीड़ जो है उनके ऊपर लाठी चार्ज किया था। तो ये प्रदर्शन आप देख सकते हैं तस्वीरें जिसमें ये तमाम व्यापारी जो हैं शिमला के वो प्रदर्शन करते हुए जो हैं ये लोअर बाजार से निकल रहे हैं। बिल्कुल बता दूं ये शिमला का हिस्टोरिक जो मॉल रोड है उससे बिल्कुल ये निचला बाजार है जिसको लोअर बाजार कहते हैं, और यहाँ से होते हुए ये लोग जो हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जाके ये लोग जो हैं ज्ञापन देंगे। तो इस तरीके से प्रदर्शन जो है यहाँ पे शिमला में आज भी हो रहा है। दूसरी तरफ संजौली है जहाँ पे वो मस्जिद है, जहाँ पे मस्जिद को लेकर विवाद है, तो वहाँ पे अब भी पुलिस चाक चौबंद है। सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरी पुख्ता रखी गई है प्रशासन द्वारा आज भी। और दूसरी तरफ ये शहर के बाजार हैं जिनमें प्रदर्शन जो है आज हो रहे हैं। अब आने वाले दिन जो हैं वो सरकार के लिए चुनौती भरे होंगे, क्योंकि देखना ये होगा ज़रूरी कि आने वाले दिनों में अगर प्रदर्शन की कॉल जो है कोई हिंदू संगठनों द्वारा दी जाती है तो सरकार कैसे उसको जो है डील करेगी। क्योंकि पिछले कल जो तमाम घटनाक्रम हुआ, लाठीचार्ज हुआ, उससे जो है जो गुस्सा जो है लोगों का वो जो है वो बड़ा है। तो लाठीचार्ज की वजह से लोगों का गुस्सा ज़रूर बड़ा है, पर सरकार के पास उस वक्त जो है शायद सरकार को यही लगा होगा कि मस्जिद तक पहुंचने से रोकना है, तो लाठीचार्ज जो है अंतिम रिजॉर्ट था जिसके बाद जो है तमाम प्रदर्शनकारियों को जो है खदेड़ दिया गया था वहाँ से। पर अब आने वाले दिन जो हैं वो देखने के लिए जो है वो इंटरेस्टिंग होगा कि सरकार जो है किस तरीके से ये जो मस्जिद के इशू के ऊपर जो मूवमेंट बन रहा है इसको कैसे चेक करेगी। अगर आप वहां पर मौजूद हैं, इन लोगों को देख पा रहे हैं जो लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़ी संख्या में रोड पर मार्च करते हुए दिख रहे हैं, अगर संभव हो तो क्या आप इनसे बात कर पाएंगे? जरा इनसे पूछेंगे कि ये जो विरोध है क्या अब आगे क्या चाह रहे हैं लोग? जी मैं बात करने की कोशिश करता हूं इनसे। ये व्यापार मंडल के लोग हैं। मैम कहां तक जा रहे हैं? हम सीटीओ तक जा रहे हैं, डीसी ऑफिस तक। डीसी ऑफिस में क्या करेंगे जाके? हम डीसी को बताना चाहते हैं जो आपने कल किया है वो गलत किया है। लोग मस्जिद की तरफ जा रहे थे, प्रशासन ने लाठीचार्ज किया उन लोगों के ऊपर। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जो है वो भी तो सरकार के लिए जरूरी है। अगर वो लोग मस्जिद तक पहुंच जाते तो ये बात आराम से बैठ के भी हो सकती थी ना। जो लाठीचार्ज किया वो गलत किया गया है। हिंदू पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, तो ये लगता है कि स्थिति जो है शांतिपूर्वक जो है निपटी जा सकती है। हाँ, लोग जो हैं आप देख सकते हैं कि खफा हैं। पिछले कल जो लाठीचार्ज जो हुआ है हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो मस्जिद की तरफ जो है कूच कर रहे थे, और उसी के खिलाफ ये रोष मार्च जो है ये निकाला जा रहा है व्यापार मंडल की तरफ से, शिमला व्यापार मंडल की तरफ से, जिसमें तमाम जो व्यापारी हैं वो लोअर बाजार से होते हुए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। अब मस्जिद का जो मुद्दा है वो सरकार के लिए जो है वो टेढ़ी खीर बनता हुआ नजर आ रहा है। 2 शख्सों से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था, 2 शख्सों की लड़ाई हुई थी जिससे ये सिलसिला शुरू हुआ और मस्जिद तक पहुंच गया। अब मस्जिद के मुद्दे पे जो है तमाम हिमाचल में जो है वो मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अब सरकार की तरफ से इसको कैसे चेक किया जाएगा, कैसे जो है तमाम कानून व्यवस्था मेंटेन करनी है, ये जो है आने वाले दिनों में बड़ा चैलेंज जो है हिमाचल सरकार के लिए होने वाला है। और ये भी तब है जब हिमाचल
कमोबेश जो है शांत प्रदेश है। हिमाचल में खासकर जो कम्युनल इश्यूज हैं, धार्मिक इश्यूज हैं, वो ज्यादा इतने फ्लेयर अप नहीं होते हैं, अपने बड़े मुद्दे बनते नहीं लेकर बहुत ज्यादा कभी इस तरह की खबरें नहीं आती रही, लेकिन इस बार वहां देख पा रहे हैं हम तनाव बहुत ज्यादा है, लोगों में गुस्सा भी है, खासतौर पर सरकार जो कदम उठा रही है उसको लेकर भी लोग आक्रोशित हैं। और इन व्यापारियों की दरअसल इनकी तरफ से जो गुस्सा जाहिर किया जा रहा है उसके पीछे की वजह यह है कि कल जो लाठीचार्ज किया गया, पुलिस ने जो सख्ती बरती, उससे ये लोग नाराज हैं, आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं। और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। दो तस्वीरें, पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं शिमला के जो बाजार हैं वो बंद हैं, तमाम दुकानें देखिए आप शटर डाउन है, इक्के दुक्के लोग वहां पर घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर इन व्यापारियों का प्रदर्शन। आगे सचिन अब इनका क्या कार्यक्रम रहने वाला है? जी ये देखिए प्रदर्शन करते हुए अभी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, वहां ज्ञापन दिया जाएगा डिप्टी कमिश्नर को। फिलहाल ये प्रोटेस्ट मार्च करते हुए जो है डीसी ऑफिस तक जा रहे हैं, जहां पे मेमोरेंडम ऑफ डिमांड जो है वो सौंपेंगे डिप्टी कमिश्नर को। अब इसके बाद अगर कोई कॉल दी जाती है जो है वो कलेक्टिव कॉल होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे संगठन जो हैं अब इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। सारा जो मस्जिद का इशू है, आज विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी शिमला में जो है उनकी लीडरशिप यही है, वो भी कुछ कॉल दे सकते हैं, क्योंकि तमाम जो चर्चाएं चली हैं सोशल मीडिया में, बहुत सारी बातें चली हैं सोशल मीडिया पे। हालांकि अनऑर्गेनाइज्ड है, अभी प्लांट नहीं है किसी भी संगठन की तरफ से कि आने वाले दिनों में क्या करना है, पर यह संभव है कि आने वाले दिनों में कॉल जो हैं दी जाएंगी हिंदू संगठनों की तरफ से शिमला में। और हो सकता है कि ये लोग जो गुजर रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये बाजार का ही कोई हिस्सा है, जिन गलियों से होकर ये गुजर रहे हैं प्रदर्शनकारी, एक भी दुकान खुली हुई नहीं दिख रही है वहां पर। मतलब पूरी तरीके से अगर ये बंद किया गया है, बंद का आह्वान किया गया तो सफल दिख रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, शिमला शहर में ये बंद जो है सफल है। बिल्कुल पूरी तरह सॉलिडारिटी जो है, जो दुकानदार हैं वो दिखा रहे हैं उन लोगों के साथ जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। यही सबसे बड़ा चिंता का सबब है कि जिस तरीके से ये जो संगठन जो है मस्जिद के विरोध में खड़े हुए हैं, और पिछले कल की जो घटनाक्रम है उसके बाद जो है जो सेंटिमेंट है जो है वो उन लोगों के साथ हुआ है जो प्रदर्शन कर रहे थे, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। और आप इसकी वानगी जो है यहाँ पे शिमला के इस बाजार में देख रहे हैं, लोअर बाजार में, कि सारी दुकानें बंद हैं, सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं। यहाँ पे 1 बजे तक पूरी तरह से सॉलिडारिटी जो है उन लोगों के साथ दिखा रहे हैं और लाठीचार्ज के विरोध में जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और सरकार के लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो समर्थन मिल रहा है वो जो है चेक करना जो है। सचिन, ये तस्वीरें आप दिखाते रहिए अपने दर्शकों को। हम बता दें ये जो देख रहे हैं शिमला से तस्वीरें, सीधा प्रसारण, वहां पर व्यापारियों ने दरअसल आज ये प्रदर्शन किया है। प्रोटेस्ट मार्च है, पैदल चलते हुए जा रहे हैं और ज्ञापन सौंपेंगे अधिकारियों को। आपको बता दें कि कल शिमला में जो प्रदर्शन हुआ था उस दौरान पुलिस ने सख्ती बरती थी, आंसू गैस के गोले दागे गए थे, पानी की बौछार की गई थी, लाठीचार्ज किया गया था। इससे वहां पर लोग बहुत आक्रोशित हैं, गुस्से में भी नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं व्यापारी हैं, पहले तो इन्होंने बाजार बंद करने का आह्वान किया था, आज 1 बजे तक सारे बाजार बंद रखने की बात इनकी तरफ से कही गई थी, जिसका असर दिख भी रहा है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि एक भी दुकान वहां पर खुली हुई नजर नहीं आ रही है, शटर डाउन है। और ये लोग धीरे धीरे अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां तक इन्हें पहुंचना है, सचिन, कितना वक्त और लग सकता है? जी देखिए, लगभग 10 मिनट में ये लोग जो हैं डीसी ऑफिस तक पहुंच जाएंगे। जिस तरह से, जिस रफ्तार से ये लोग जा रहे हैं, यही नज़दीक ही जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है जहां तक ये लोग मार्च कर रहे हैं। असल में ये लोअर बाजार जो है बड़ा तंग जैसा बाजार है, बिल्कुल मॉल रोड के नीचे है, और इसमें मॉल रोड के बिल्कुल पैरेलल ये नीचे जो है बाजार है, जिसमें से ये लोग जो हैं गुजर रहे हैं। जहाँ ये लोअर बाजार बंद है, वहीं ऊपर जो हिस्टोरिक मॉल रोड है वो भी पूरी तरह से बंद है, उसमें भी दुकानें जो हैं बंद रखी हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान तमाम जो हैं वो बंद रखे गए हैं व्यापारियों की तरफ से। जो लाठीचार्ज हुआ पिछले कल उसके खिलाफ, तो अब व्यापारी जो हैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जिलाधीश कार्यालय तक जाएंगे, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक जाएंगे, जहां पे ज्ञापन जो है दिया जाएगा। मांग कर रहे हैं कि एसपी को बर्खास्त किया जाए, जो शिमला के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं। लाठीचार्ज जो हुआ उसके लिए उनको जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, ज्ञापन देने के लिए जाएंगे।
तो एक बड़ा इशू जो है ये शिमला का संजौली मस्जिद का जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, जो एक छोटे से झगड़े से शुरू हुआ था। बिल्कुल सही सचिन, आप कह रहे हैं कि झगड़ा छोटा था, लेकिन अब ये फसाद हम जो देख रहे हैं ये बहुत ही बड़ा होता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके के हालात कल भी हमने देखे, इसके पहले भी हमने देखा था, और आज की तस्वीर भी कुछ यही बयां करती है। और अब एक बड़ी खबर आ रही है हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। आपको बता दें, बीजेपी के नेता रामविलास शर्मा नहीं लड़ेंगे चुनाव। कल रामविलास शर्मा ने महेंद्रगढ़ से अपना पर्चा भर दिया था। 2 बार हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं रामविलास शर्मा, बड़े नेता, वहां के कद्दावर नेता, और प्रत्याशी का नाम वहां से घोषित हुआ नहीं था, लेकिन उसके पहले ही नॉमिनेशन फाइल कर चुके थे। बीजेपी ने महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव को दरअसल वहां पर आधिकारिक उम्मीदवार बनाया है। और अभी की यह बड़ी खबर आपको बता दें कि उन्होंने फैसला किया है रामविलास शर्मा ने कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर अभी की एक बड़ी खबर। रामविलास शर्मा ने जिस तरीके से वहां पर्चा भर दिया था, उनके समर्थन में कई बयान आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कई नेता बागी हो सकते हैं और चुनाव में सीधे तौर पर बीजेपी को इसका नुकसान भी हो सकता था। रामविलास शर्मा दरअसल वहां के कद्दावर नेता हैं, संगठन से जुड़े रहे, लंबे वक्त से आरएसएस से जुड़े रहे हैं, और हरियाणा में बीजेपी को मजबूत करने में, बीजेपी को खड़ा करने में उनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। उनके समर्थन में कई नेता वहां पर बयान भी दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पार्टी को बड़ा नुकसान वहां पर हो सकता है बीजेपी को। और अभी की एक बड़ी खबर, जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए राहत की बात कह सकते हैं। रामविलास शर्मा ने चुनाव नहीं लड़ने की बात कही है। आपको याद दिला दें कि कल अपना पर्चा उन्होंने दाखिल कर दिया था एक ऐसी स्थिति में जबकि वहां से आधिकारिक तौर पर बीजेपी ने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया था, और बाद में जब प्रत्याशी का ऐलान हुआ तो उनका टिकट कट गया था। तो रामविलास शर्मा नाराज भी बताए जा रहे थे। उनके समर्थन में कई बयान भी आ रहे थे, कई बड़े नेताओं के बयान आ रहे थे। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ गए हैं, रोहित सावल। रोहित, लगता है मना लिया गया रामविलास शर्मा को? बिल्कुल, देखिए अखिलेश, रामविलास शर्मा के समर्थन में जिस तरह से खुलकर राव इंद्रजीत जो कि सांसद हैं, केंद्र के मंत्री हैं, और धर्मवीर सिंह जो कि सांसद हैं, दो सांसद मंत्री आ गए थे। उसके बाद उन्होंने कल नामांकन किया, लेकिन देर रात और आज सुबह से रामविलास शर्मा से पार्टी के कई बड़े नेताओं ने बात की, शीर्ष नेतृत्व ने बात की, जिसके बाद रामविलास शर्मा ने यह बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने महेंद्रगढ़ में अपने समर्थकों के साथ एक बैठक बुलाई। उस बैठक में उन तमाम समर्थकों से बातचीत की, और बहुत सारे जो बीजेपी का स्थानीय नेतृत्व है वो भी वहां पर उस बैठक में मौजूद था। और अब उन्होंने ये बात साफ कही है कि वो बीजेपी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं कंवरपाल, उनके समर्थन में वो काम करेंगे, कंवर सिंह यादव के समर्थन में। कंवर सिंह यादव बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं महेंद्रगढ़ के ही, तो जाहिर सी बात है उन्होंने वापस अपना फैसला लिया है। रामविलास शर्मा ने कहा है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में काम करेंगे। तो अभी की बड़ी खबर, एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता दें कि रामविलास शर्मा ने यह फैसला किया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी ने महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव को उतारा है। ऐसे में ऐसा लग रहा था कि वो बागी ना हो जाएं, और उनके समर्थन में कई बड़े नेताओं के बयान भी आ गए थे। तो मान मनौवल का दौर रोहित चला होगा, आखिरकार उन्हें मना लिया गया है। तो फिलहाल यह कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए एक राहत भरी खबर है। बीजेपी के लिए राहत भरी खबर, और रामविलास शर्मा ने भी एक बार फिर से दिखाया कि उनके संगठन के पुराने आदमी हैं, संघ से जुड़े हुए, संगठन से जुड़े हुए, कि मैं पार्टी का सिपाही हूं। कल भी उन्होंने ये बात कही थी कि मैं बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भर रहा हूं। लेकिन तमाम बड़े नेताओं ने, संघ के नेताओं ने और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने रामविलास शर्मा से बातचीत की। मैं आपको बता दूं, रामविलास शर्मा की गिनती उन नेताओं में होती है जिन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी संगठन में काम किया है। एक लंबा तजुर्बा रामविलास शर्मा का। और एक बार फिर उन्होंने बताया, उन्होंने जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं के साथ महेंद्रगढ़ में बैठक की, इस बैठक के बाद यह साफ होगी तस्वीर कि अब वो नामांकन वापस ले लेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। बिल्कुल, और देखिए किसी भी पार्टी का जो एक अनुशासित कार्यकर्ता होता है, डिसिप्लिन जो कैडर है, वही इस तरीके का कदम उठाता है। कुछ उसी अंदाज में रामविलास शर्मा का यह कदम देखा भी जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। हाँ रोहित, कुछ जोड़ना चाह रहे थे आप, बोलिए। अखिलेश, मैं इसके इतर एक और ब्रेकिंग न्यूज बता दूं, हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। इंडियन नेशनल लोकदल बीएसपी और हरियाणा लोक हित पार्टी, गोपाल कांडा की जो पार्टी है, गोपाल कांडा जिन्होंने 5 साल
बीजेपी सरकार को समर्थन दिया, सिरसा से टिकट मांग रहे थे, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। अब वो आईएनएलडी, इंडियन नेशनल लोकदल, यानी अभय चौटाला की जो पार्टी है, ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी है, तो इंडियन नेशनल लोकदल और गोपाल कांडा की पार्टी और बीएसपी तीनों मिलकर विधानसभा का चुनाव हरियाणा में लड़ेंगे। और अब से कुछ ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें यह ऐलान होगा कि तीनों पार्टियां मिलकर हरियाणा में चुनाव लड़ेंगी। अखिलेश खबर भले ही छोटी हो, एक सीट, क्योंकि गोपाल कांडा भी आ गए इंडियन नेशनल लोकदल में, बीएसपी पहले से थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हरियाणा का चुनाव दिन ब दिन रोचक होता जा रहा है। गोपाल कांडा कुछ सीटों पर प्रभाव रखते हैं और आईएनएलडी और बीएसपी का अगर समर्थन मिलता है तो सिरसा जिले में बीजेपी को और कांग्रेस दोनों को मुश्किल में डाल सकता है ये गठबंधन। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं रोहित, और ये बड़ी खबर आपने दर्शकों तक पहुंचाई कि एक और अलायंस वहां पर तैयार हो गया है। लेकिन चुनाव के बाद, नतीजों के बाद ये पता चलेगा कि आखिर इसका कितना असर देखने को मिलेगा। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, जो रोहित आपको दे रहे थे हरियाणा विधानसभा चुनाव पर, अभी का ये एक बड़ा अपडेट है। एक नया गठबंधन यहां पर अस्तित्व में आ गया है। आपको बताएं कि यहां पर जिस तरीके का ये अलायंस देखने को मिल रहा है, हरियाणा के कुछ पॉकेट्स में इसका असर हो सकता है। आईएनएलडी, बीएसपी साथ आ गए हैं, एचएलपी भी साथ में है, और सिरसा खास तौर पर जहां पर इनका प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है कि बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, उन्हें कोई नुकसान वहां पर हो सकता है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा में एक और गठबंधन सामने आता हुआ दिख रहा है। गोपाल कांडा की पार्टी एचएलपी, आईएनएलडी और बीएसपी साथ आ गए हैं।